और कन्वर्जन जो हैं, आप इनको मिलाकर क्या बोलोगे, एक्लेम्सिया। वो ये पूछ सकता है कि सीजर कौन सी आएगी, तो बेटा सीजर टॉनिक क्लोनिक सीजर जो होती है वही आएगी। तो इसके अंदर टॉनिक क्लोनिक सीजर होती है, जनरलाइज जो होती है वही होती है। तो एक्लेम्सिया के अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, क्या, दैट इज़ फॉर द कन्वर्जन। और एक्लेम्सिया के अंदर याद रखना कि ये जो सीवियर एक्लेम्सिया है इसके अंदर बीपी ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई सीवियर पूछा जाए कि सीवियर कितने से ऊपर होगा, तो मोर देन 160, मोर देन 160 से ऊपर बेटा क्या कहलाएगा, वो सीवियर। समझ आ रही मेरी बात। तो आपको, और प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया 3+ वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ एक्लेम्सिया। क्या कहलाएगा, एक्लेम्सिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हाँ या ना। इसके अंदर साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि ये कितना बता रहे हैं, 160 टू अबॉव 110, इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। ओके, सो दैट इज़। अब बात करते हैं इसके इलाज में हम क्या यूज करते हैं। इसके इलाज में हम यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। तो फिर आप इसे क्यों दे रहे हो, टू प्रिवेंट कन्वर्जन। कन्वर्जन को प्रिवेंट या ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है, कौन, मैग्नीशियम सल्फेट। समझ आ रहा है बच्चे। मैग्नीशियम सल्फेट में टोटल डोज जो दे रहे हैं, उस टोटल डोज का जो कैलकुलेशन है वो कौन से रेजिमेंट से कहा जाता है, प्रिटचार्ड। प्रिटचार्ड रेजिमेन यूज किया जाता है देने के लिए। अब ये जो प्रिटचार्ड रेजिमेन है वो यूज करते हैं देने के लिए किसको, मैग्नीशियम सल्फेट को। अरे है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट को देने के लिए 4 ग्राम आपको क्या देना है, आईवी, और 10 ग्राम आपको क्या देना है, आईएम। 10 ग्राम में से 5 ग्राम हर बटक, दोनों बटक्स पे लगाएंगे। हर बटक तो नहीं बोल सकते, 5-6 बटक्स तो है नहीं, तो ये लिख लो कि 5-5 ग्राम दोनों बटक्स पे लगाएंगे। समझ आ रहा है बच्चे। तो ऐसे करने से कन्वर्जन चला जाएगा। अगर कन्वर्जन नहीं जाता है, अगर कन्वर्जन नहीं जाता है तो इसमें 2 ग्राम और ऐड कर देंगे, तो टोटल डोज 16 कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करते। बात इतनी समझ में आई बच्चे आपको। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो आज जो बेटा हम पढ़ रहे हैं, जो हमने आज कंडीशंस पढ़ी हैं, वो किस बारे में पढ़ी हैं, हम ये बता रहे थे कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एनीमिया। माता जी को एनीमिया हो सकता है, ठीक है बच्चे। वन मोर थिंग, ट्राई टू फोकस ऑन क्लास, डोंट स्प्रेड योर रबिशनेस एंड फाउल माउथ हेयर एंड देयर। आपको जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुन लीजिए, क्योंकि आपके भले के लिए है। अगर आप इसका, आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो फिर आप जो मौज मस्ती करते हो थोड़ा लिमिट में करो। शुक्र मनाओ सामने नहीं हो। समझ आए बच्चे। तो ऐसा और बहुत अच्छा होता तुम्हारे साथ सामने होते तो बेटर है पढ़ाई कर लो। अपना भविष्य तो बर्बाद करोगे करोगे, तुम्हारी वजह से घर वालों का भविष्य भी अंधेरे में ही है। वो बड़ी उम्मीद से नर्सिंग कराई थी तुमको घर वालों ने कि तुम कुछ बन जाओगे, पर तुम्हारे लक्षण देख के लग नहीं रहा कि तुम 7,900 की नौकरी के लायक भी हो। समझ आ रहा है बच्चे। तो सिंसियर होकर पढ़ लो। जो तुम्हें लग रहा है ना, जो मैं तुम्हें कमेंट्स में तुम्हारे पढ़ा के रिप्लाई करूँ कि मैं पढ़ा हूँ, ये समझ में नहीं आता मुझे। कमेंट में कई बार बीच में इसलिए देखता हूँ, क्या पता कोई बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हो, पर जब भी कमेंट देखता हूँ तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है। तो थोड़ा सा फोकस करो चीज़ों के ऊपर बच्चे।
ठीक है बच्चे। चलो, एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ का जो ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है लेस देन और इक्वल 11 ग्राम पर डीएल, 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए, 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगर वो पूछे कि सीवियर एनीमिया क्या होता है तो लेस देन 7 ग्राम पर डीएल को हम कहते हैं सीवियर एनीमिया। ये बात याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अब आप इसे क्या से बचाओगे और क्या करोगे? अगर मुझे प्रोफाइलैक्टिक चीज़ें देखनी है, अगर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देखना है मुझे किसका? एनीमिया का। बचाव ही करना है तो बच्चे आपको पता है आयरन फॉलिक एसिड की क्या आती है? टैबलेट। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको हर प्रेग्नेंट माँ को देखनी है। कब देनी है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है बच्चे, तो ये आपको स्टार्ट करनी है कौन से ट्राइमेस्टर से? सेकंड ट्राइमेस्टर से। तो स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर। क्लियर है? और ये जो टैबलेट है आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है, इसके अंदर 100 mg क्या होता है? एलिमेंटल आयरन। क्या होता है? एलिमेंटल आयरन होता है 100 mg, और 500 माइक्रोग्राम बेटा क्या होता है? फॉलिक एसिड। तो 500 क्या होता है बेटा? फॉलिक एसिड होता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो जो 500 होता है माइक्रोग्राम वो क्या होता है? फॉलिक एसिड। और जो 100 होता है वो क्या होता है? एमजी। एमजी में क्या है? आयरन। वो है कौन सा? एलिमेंटल। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपको ये जो स्टार्ट किया है सेकंड ट्राइमेस्टर से, ये 1 टैबलेट रोज़ लेनी है, 1 टैबलेट डेली, 1 टैबलेट डेली फॉर 6 मंथ। अगले 6 महीने के लिए आपको ये लेनी चाहिए, जिससे कि महिला को एनीमिया होने के चांस कम हो जाए। तो ये प्रोफाइलैक्टिक है। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये आपको अगले 6 महीने लेने हैं ड्यूरिंग, और फिर आपको कब लेने हैं? 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी। 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी होने के बाद भी आपको ये 3 महीने तक लेना है। तो माता जी को एनीमिया की कोई शिकायत नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इसे किस प्रकार बचा सकते हो। एलिमेंटल आयरन मैंने कितना बताया बेटा? हाँ बच्चे, अमजद खान 60 mg आयरन और 5 mg फॉलिक एसिड। अमजद खान बेटा 60 mg जो आयरन दे रहा है ना, तो वो 60 mg आयरन एनीमिया से बचाने के लिए नहीं, एक वो प्रोग्राम आता है अनीमिया मुक्त भारत। मेरी बात सुन लेना, कन्फ्यूज़न मत करना लाइफ में कभी, सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर 60 mg देते हैं सिर्फ, बाकी ये हमेशा 100 mg आयरन जाता है। सिर्फ एनीमिया मुक्त अभियान के दौरान जो टैबलेट बांटी जाती हैं उस टैबलेट में 60 mg होता है, बाकी हर टैबलेट के अंदर 100 mg होता है। तो प्रेगनेंसी में 100 mg देते हैं, एलिमेंटल आयरन 60 mg नहीं देते। अगर आप 60 mg टिक करके आओगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, जब तक कि वो अनीमिया मुक्त भारत आपसे नहीं पूछे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो एनीमिया मुक्त भारत नहीं पूछ रहा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 400 माइक्रोग्राम कर दिया। 400 माइक्रोग्राम करा नहीं है, पहले से ही था। 400 माइक्रोग्राम अब नहीं करा, पहले से ही था। पर टैबलेट 500 माइक्रोग्राम की आती है पहले से ही। 400 माइक्रोग्राम की कोई टैबलेट आती ही नहीं है, इसलिए 500 ही देते हैं। आप ये मत सोचो कि तुमने इसे ढूंढ के लाए हो कि अब ये 400 कर दिया है, ये पहले से ही 400 है। पर क्योंकि 400 की टैबलेट नहीं है इसलिए ये सिर्फ 500 माइक्रोग्राम ही दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल समझ आ रहा है बच्चे? बिल्कुल सही कहा। ठीक है बच्चे, इस बच्चे ने सही कहा, विकास दामिया ने सही कहा है। ठीक है बेटा, चलो सुरेश गुजर ने भी सही कहा। ये समझते हैं इन बातों को, देखो पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है बच्चे, चलो और क्या करते हैं। अब आपको बोलना है माता जी को कि माता जी जो डाइटरी आयरन इनटेक को बढ़ाइए।
आप जो डाइट ले रहे हैं उस डाइट में आयरन ज़्यादा होना चाहिए, आप ऐसी कुछ व्यवस्था करिए। समझ आया मेरी बात? तो डाइट में आयरन ज़्यादा होगा, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? आपकी व्यवस्था ये है कि आप अपने खाने में आयरन वाली चीज़ें लीजिए। अब आयरन वाली चीज़ें कौन कौन सी लेनी है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है बच्चे, ओके। कौन सा बेटा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको देनी है, एग देना है, वहाँ भी होता है मीट देनी है, इसमें क्या होता है लेंट बीन्स देनी है, इनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। नट्स, ये सब यूज करने हैं आपको जिसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चे? अगर आप आयरन वाली डाइट ले रहे हो तो फिर आप ऐसी डाइट भी लेना, डाइट विच हैव मोर विटामिन सी। फिर आप ऐसी डाइट भी लेना जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा हो। आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल ऐसा कौन सा है जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है बच्चे? तो विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट्स का यूज करने को वो बोलते हैं। किसके साथ? आयरन के साथ सिट्रस फ्रूट का यूज करें तो उसका बेटर ऑब्जर्प्शन होता है, हाँ या ना? तो बेटर एब्जॉर्प्शन होता है बेटा किसका? आंसर है आयरन का। तो आयरन ले रही है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली आयरन ले रही हो, उसके साथ विटामिन सी वाला फूड भी लिया जाए। और विटामिन सी वाला फूड बेटा कौन सा है? सिट्रस फूड होता है। बात इतनी समझ में आ रही है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे दिन ही आयरन खाए। अब इतना आयरन खा के कहाँ जाएगी माता जी? माता जी को कोई लोहा थोड़ी बनाना है कि आयरन ही खायरन खाती रहे। क्या पता पड़ा सुबह शाम पालक चल रहा है, सुबह पालक, शाम को पालक, फिर पालक और फिर पालक, सो के उठे तो पालक, सब्जी में खाओ तो पालक। तो इतना पालक नहीं खाना कि लोहा निकलने लगे। समझ में आया बच्चे? तो ये याद रखना आपको कि अगर ये एनीमिया है तो आपको इस बच्चे को, इस माँ को अगर सीवियर एनीमिया है तो मुझे इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? अगर सीवियर एनीमिया है तो उसे मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो सीवियर एनीमिया का आपको कैसे पता पड़ा कि बच्चे जो नेल हैं, कंजक्टाइवा है, पाम है, ये पीले पड़ जाते हैं? पाम है, कंजक्टाइवा है, नेल है, ये सारी चीज़ें क्या पड़ जाती हैं? येलो, यानी कि पीली, पैलर हो जाती है, यानी कि वाइटिस हो जाती है कि तब हमें लगता है एनीमिया सीवियर हो गया है। अगर ऐसा केस मुझे देखने को मिल रहा है देन रेफर्स टू फर्स्ट रेफरल यूनिट। फिर इसे मैं कहाँ रेफ़र कर दूंगा? हाँ सर, मिल्क अवॉइड करें। पता है मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। तो माता जी को बोल देना कि कैल्शियम की जो गोली ले रही हो, वो जो आयरन की गोली ले रही हो, वो दूध के पीने के 1 घंटे बाद लेना, तुरंत मत ले लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चे? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब किसके बारे में बता रहा था मैं? एनीमिया के बारे में। क्लियर? एनीमिया के बाद और क्या कंडीशन हो सकती है? प्री टर्म लेबर हो सकता है। क्या हो सकती है? प्री टर्म लेबर। अब प्री टर्म लेबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? तो अगर आपको पता है कि कोई भी डिलीवरी या कोई भी प्रोसेस, यानी कि लेबर प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ 37 वीक, अगर लेबर स्टार्ट हो जाए 37 वीक कंप्लीट होने से पहले, तो उस प्रकार की लेबर को प्री टर्म लेबर कहते हैं, हाँ या ना? तो मतलब ऑनसेट ऑफ लेबर प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स, 37 वीक से आयरन सुक्रोज तब देते हैं जब कंडीशन सीवियर होती है बच्चे। ठीक है? यानी कि 10 से और 9, 7 से और 9 के बीच में आयरन सुक्रोज देते हैं, 7 से और 9 के बीच में। ठीक है बच्चे? और 7 से कम में हम देते हैं ये आयरन सुक्रोज देते हैं, अरे हाँ या ना? और लेस देन 7 में हम ब्लड देते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है बच्चे? तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि ऑनसेट यानी कि ऑनसेट 37 वीक पूरा होने से पहले, 37 वीक पूरा होने से पहले अगर आप किसी भी देख रहे हो कि माता जी को लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर वो प्री टर्म लेबर में जाने वाली है। क्लियर बच्चे? अब आप इस केस को कैसे करोगे? प्री टर्म लेबर को आप कैसे मैनेज करोगे, हाँ या ना?
तो अगर ये जो डिलीवरी है वो अभी नहीं हो रही है, आपके पास एनफ टाइम है और आप पीएससी पे हो, तो बेटर है आप इसे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। अगर इमीडिएट नहीं हो रही है, हाँ या ना, कि मतलब इमीडिएट नहीं है, पेन स्टार्ट होने लगे हैं, आपके पास टाइम है, तो बेटर ये है कि आप इसे रेफ़र कर दीजिए, रेफ़र कर दीजिए फर्स्ट रेफरल यूनिट पे। समझ आ रहा है बच्चे? देख बेटा, डॉक्टर कहता है कैल्शियम और आयरन एक साथ लेने को मना करता है। आप ये देखिए कि कौन सी आपको लेनी है। बेटर है आप कैल्शियम सुबह ले लीजिए, आयरन शाम को ले लीजिए, एक साथ मत लीजिए। ठीक है बच्चे? चलो, तो अगर आपको पास टाइम है तो आप इसे रेफ़र कर दीजिए जहाँ पर इसकी स्पेशलाइज्ड केयर हो सके। रेफ़र कर दीजिए जहाँ पर इस महिला की क्या हो पाएगी, स्पेशलाइज्ड, इसकी स्पेशलाइज्ड केयर हो पाएगी। समझ आ रहा है बच्चे? स्पेशलाइज्ड केयर हो पाएगी, वहाँ रेफ़र कर दीजिए अगर आप कर पा रहे हो तो। पर अगर वो अभी है, यानी कि टाइम नहीं है, लेबर स्टार्ट हो चुकी है, हाँ या ना, तो आपको सफिशिएंट टाइम नहीं है रेफ़र करने का, तो परफॉर्म द डिलीवरी, आप डिलीवरी कराइए, उसके बाद माँ और बेबी को रेफ़र कर दीजिए। समझ आई मेरी बात? तो अगर इमीडिएट हो रही है, अगर लेबर इमीडिएट हो गई है ना, यानी नो टाइम फॉर रेफ़र, नो टाइम फॉर रेफ़र, रेफ़र करने के लिए टाइम नहीं था, तो फिर आपने क्या किया, एज ए CHO परफॉर्म डिलीवरी, डिलीवरी को परफॉर्म करवाया आपने। अरे हाँ है ना, डिलीवरी परफॉर्म कराने के बाद फिर आपने क्या किया, जो बेबी आया प्री टर्म प्लस जो माँ है जिसने बेबी को जन्म दिया है, इन दोनों को आप रेफ़र कर दीजिए। अब कहाँ रेफ़र करना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट पर। पहले तो हम चाह रहे थे कि अंदर ही रेफ़र हो जाए, बेबी अंदर ही था, पर अब डिलीवरी हो गई, टाइम नहीं था, तो फिर क्या करें, आप इसे रेफ़र कर दीजिए, हाँ या ना। और पूरी परिस्थिति घर वालों को समझा देना कि देखो कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा सीवियर है, बच्चा प्री टर्म हुआ है, इसलिए टेम्परेचर का हिसाब बहुत ध्यान से रखना। तो दो चीज़ें ज़रूर समझा देना कि टेम्परेचर का लॉस नहीं होना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग की कोशिश करना स्टार्ट हो जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग और टेम्परेचर के बारे में आप पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को समझा देना अच्छे से कि टेम्परेचर कैसे मैनेज रखना है। और मोर देन 11 गेंज फर्स्ट टैबलेट यार टीवी 7 से 9 में आयरन सिक्रोज इंजेक्शन और लेस देन। सुरेश कुमार बज रहा था, तुम बता रहे हो, अच्छा मुझे लगा तुम पूछ रहे हो, पर तुमने बताया है, बहुत बढ़िया। समझ आया बच्चे? तो ये हम एनीमिया के लिए देखते हैं, क्लियर? सॉरी, किसके लिए हम देखते हैं, दैट इज़ फॉर प्री टर्म लेबर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगर सर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, यानी कि प्रोम। प्रोम क्या होता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मैच्योर रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो इस केस में क्या करें, अगर जो वाटर बैग है, जिसे वाटर बैग कहते हैं एमनियोटिक सैक को, जो वाटर का बैग है अगर वो रप्चर हो जाए, अगर वाटर बैग रप्चर हो जाएगा, अरे हाँ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केस में आपको पता है कि वैन द प्रेग्नेंट वेमेन विद प्रॉम विजिट टू द सेंटर, अगर वो सेंटर पर आपके पास आती है, दैन वुमेन में कंप्लेन ऑफ लीकिंग, वो डिस्चार्ज हो रहा है ऐसे बताएगी आपको। वो कहेगी पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, तो वो समझ जाना कि उसको एमनेट फ्लूइड के बारे में बात कर रही है, पर वेजाइनल उसको लीक कर रहा है। समझ आ रहा है बच्चे? अब जो पर वेजाइनल लीक कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो देखना है कि वो कब लीक, किस प्रकार का लीक कर रहा है। फिर आप उससे पूछेंगे कि आपकी जेस्ट LMP क्या है, तो LMP के बेस पर आप उसकी क्या बता दोगे, जेस्टेशनल एज बता दोगे। फिर आप ये बता लगा लोगे कि प्री टर्म है कि नहीं है, अरे हाँ या ना बच्चे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर जो लीक हो रहा है, जो लीक हो रहा है वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड है या नॉर्मल डिस्चार्ज है, इसके लिए नाइट्रोजन पेपर टेस्ट कर लेते हैं। वो एमनियोटिक फ्लूइड है
या नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करते हैं कौन सा बच्चे, नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। तो नाइट्रोजन पेपर टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड है या नॉर्मल वेजाइनल सीक्रेशन है। तो अगर सपोज करो कि वो एमनियोटिक फ्लूइड है, मान लो कि वो एमनियोटिक फ्लूइड ही लीक हो रहा है, मान लिया कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हुआ है, तो अब आप इसके ये देखिए कि उसकी स्मेल क्या है, ऑर्डर्स क्या है उसकी, कितना है, उसका कलर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है। समझ आ रहा है बच्चे? ये दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ग्रीनिश कलर तो नहीं है, क्योंकि ग्रीनिश कलर होगा तो फीटल डिस्ट्रेस के बताएगा। वही मैं चीज़ें देखना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रीनिश कलर है, कौन सा कलर है बेटा, ग्रीनिश, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि फीटल डिस्ट्रेस है। तो मुझे ये ज़रूर देखना है। सर एंटीनेटल वेट कितने होते हैं, 4, ठीक है बच्चे। चलो, तो इन दैट कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड का ऑर्डर क्या है और कलर क्या है, ये सारी चीज़ देखनी है। अगर ग्रीन कलर का है तो ये बताएगा कि फॉर्डर क्या है बच्चे, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। समझ आए बच्चे? तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करोगे, अब आपको इस वुमेन को रेफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको ये रेफ़र कैसे करना है कि अगर उसको जो रप्चर है कि 37 वीक हो गए, हाँ या ना, पर अभी तक उसको पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, 12 घंटे हो चुके हैं रप्चर हुए, मैं बता रहा हूँ कि रेफ़र करने की कंडीशन क्या है, रेफ़र क्राइटेरिया क्या है, हाँ या ना। किस केस में, प्रॉम केस में। प्रॉम में रेफ़र क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो 37 वीक के बाद रप्चर हुई है, आफ्टर 37 वीक्स, अरे हाँ या ना, वो रप्चर हुई, हाँ या ना। और रप्चर हुए कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया 12 आवर्स, अरे हाँ या ना, कितना हो गया, 12 आवर्स, पर अभी तक नो लेबर पेन, अभी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए। अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए तो फिर आप इसे रेफ़र कर दीजिए, किसको, फर्स्ट रेफरल यूनिट को। समझ आए बच्चे? कब, जब 37 वीक के बाद रप्चर होती है। अगर 37 वीक से पहले रप्चर होती है, किससे रप्चर होती है, 37 वीक से पहले रप्चर हुई है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, अरे हाय ना बच्चे। तो अगर 37 वीक से पहले है, इसका मतलब इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है, तो आप इसे तुरंत क्या कर दीजिए, आप इसे कर दीजिए, क्योंकि इसमें हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हैं, हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है। तो बेटा आप इसे तुरंत क्या कर दीजिएगा, रेफ़र कर दीजिएगा। बात इतनी सी आपको समझ में आई बच्चे? तो ऐसे रेफ़र कर दीजिएगा, कब, जब 37 वीक से पहले रप्चर हुई है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? अगर आपको केस नंबर 3, अगर माता जी को फीवर आ रहा है और डिस्चार्ज जो आ रहा है वो फाउल स्मेल है, बैड स्मेल का डिस्चार्ज आ रहा है, हाँ या ना, गंदी स्मेल का डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, गंदी स्मेल का डिस्चार्ज बाहर आएगा तो फिर मैं ये मान के चलूँगा कि इसको कोई इन्फेक्शन है, हाँ या ना। इस इन्फेक्शन के केस में भी मैं इसको तुरंत क्या करूँगा, डिस्चार्ज, सॉरी डिस्चार्ज नहीं, रेफ़र, मैं से क्या कर दूंगा, रेफ़र। प्रॉम का कॉज क्या है, कॉज ऑफ प्रॉम कई होते हैं बच्चे, इंजरी से भी हो जाता है, इन्फेक्शन से भी हो जाता है। इन्फेक्शन से प्रॉम होना बहुत कॉमन चीज़ है, इन्फेक्शन से प्रॉम होना बहुत कॉमन चीज़ है, वो आप याद रखना, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, किसके बारे में बताई हैं, प्रॉम के बारे में, किन किन केसों में आप उसे रेफ़र करोगे। इसमें एक वर्ड आया था वो भी देख लीजिए, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, इसका पता कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चे। फीटल डिस्ट्रेस किस बात को इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट करता है फीटल हाइपोक्सिया को। किसको इंडिकेट करता है, फीटल हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है, कौन, फीटल डिस्ट्रेस। और इसका कंफर्म करने के लिए आप दो चीज़ें देख सकते हैं, एक तो फीटल हार्ट रेट और एक होती है ब्लड पीएच।
क्या होती है, ब्लड पीएच। अगर ब्लड की पीएच लेस देन 7.2 है और हार्ट रेट कितनी है बच्चे, लेस देन 110 बीट्स पर मिनट है, तो इस केस में उसे क्या माना जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस माना जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। समझ आ रहा बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि फीटल हाइपोक्सिया ही बताता है फीटल डिस्ट्रेस, और फीटल डिस्ट्रेस के दो बेस्ट इंडिकेटर होते हैं, फीटल हार्ट रेट और फीटल ब्लड पीएच। क्लियर बच्चे? ऐसा फीटल डिस्ट्रेस क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमनली ड्यू टू मेकोनियम एस्पिरेशन। किसकी वजह से होता है? मेकोनियम एस्पिरेशन की वजह से होता है। अब मेकोनियम एस्पिरेशन बच्चे क्या होता है वो देखिए, कि अगर कोई फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेकोनियम पास कर देता है एमनियोटिक फ्लूइड में, एंड इन द सोनोग्राफी वी फाइंड आउट द ग्रीन कलर tingle spot in the sonography or amniotic fluid, it means baby aspirate the amniotic fluid with the meconium। तो आप फीटस को अंदर झांक के नहीं दे सकते। अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेकोनियम है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेकोनियम है तो ये मान के चलिए कि ये केस मेकोनियम एस्पिरेशन का है। ये केस किसका है? मेकोनियम एस्पिरेशन का है और फीटल डिस्ट्रेस का है। क्लियर? इस केस में आप इसे मैनेजमेंट कैसे करोगे बच्चे? किसका? फीटल डिस्ट्रेस के साथ बच्चा आएगा तो आपको क्या करना चाहिए? चेक फीटल। अगर सपोज करो ऐसी माँ आपके पास आई है जिसके बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसी माँ का जो फीटल हार्ट रेट है वो आप चेक करोगे एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट में इसकी क्या चेक करेंगे बेटा? मतलब आप ये जो कर रहे हो वो फीटल हार्ट रेट चेक करोगे, हर 15 मिनट में चेक करोगे। ठीक है बच्चे, ये बात आप याद रखना। इसके अलावा एक्सप्लेन द सिचुएशन टू फैमिली। ये जो फैमिली है उसको सिचुएशन समझा दीजिए कि बच्चे को खतरा हो सकता है। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, पर खतरा के चांस हैं। हाँ या ना बच्चे? इसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए IV टू मदर। माता जी को IV स्टार्ट कर दीजिए। हाँ या ना? एंड देन ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करिए। क्या स्टार्ट करिए? ऑक्सीजन थेरेपी। क्लियर बच्चे? और माँ से बोलना है कि कौन सी पोजीशन में आराम करे। तुम बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, ये बताओ कि रेस्ट करने के लिए माता जी को कौन सी पोजीशन का एडवाइस करूं। फटाफट बताइए कौन सी पोजीशन का मैं एडवाइस करूं। फटाफट आंसर दी कमेंट बॉक्स में बच्चे। राधा शर्मा कोई सी ले ले बेटा, ऑनलाइन भी अच्छी है ऑफलाइन भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। फिल्म क्रिटिक को कौन मारेगा? मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरने लगा हूँ। तो मार्केट में काहे जा रहा है वे भाई?